हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 स्टडी करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है, फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और साथ में देखेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए कहाँ यूजफुल रहता है और कहाँ पर ये हार्मफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्रिक्शन क्या है। लास्ट चैप्टर जो था हमारा फोर्स एंड प्रेशर, उसमें भी हमने एक टाइप ऑफ फोर्स जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने फ्रिक्शन की बात की थी। तो फ्रिक्शन क्या चीज़ है उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक्स की बात की है। जब आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो वो ब्रेक अप्लाई करने से व्हीकल क्यों रुक जाता है, इसके बारे में अगर हम सोचें। इसी तरह से अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट, आप बॉल की बात करें, एक बॉल आपने थ्रो की, फेंकी ज़मीन पर, तो वो चलती हुई रोल कर रही है, आगे चल रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आगे चलते चलते वो स्पीड उसकी कम होती जाती है और कुछ टाइम बाद वो रुक जाती है। तो वो रुक क्यों रही है, किसने उस पर फोर्स लगाई, उसकी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक बनाना पील पर आपका पैर आ जाता है, इस तरह से जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में भी दिखाया है, केले के छिलके पर आपका पैर आ जाता है तो आप स्लिप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो ये क्यों होता है? या कोई स्मूथ या वेट सरफेस है, फर्श गीला है या उसमें कोई बहुत स्मूथ है या फिर ऑयल गिरा हुआ है, उसके ऊपर आपको चलना मुश्किल क्यों होता है, आप फिसल क्यों जाते हैं, स्लिप क्यों करते हैं। तो ये सब जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे, ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर रोल आता है फ्रिक्शन का। तो किस तरह से ये फ्रिक्शन यहाँ पर काम कर रहा है वही चीज़ हमने देखनी है इस चैप्टर में। उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी ये करके देख सकते हैं जो यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई है। अगर आप अपनी एक बुक लें, एक टेबल पर रखें और उसको आगे पुश करें तो आप देखेंगे कि वो कुछ आगे जाएगा और उसके बाद वो वहाँ जाकर स्टॉप हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पर दिखाया है। तो ये आगे मूव की आपकी बुक, यहाँ तक पहुंची और उसके बाद फिर ये रुक गई यहाँ पर। तो क्यों रुक रही है यहाँ पर? तो उसको कौन अपोज कर रहा है इसके मोशन को? यहाँ रुक गई, इसका मतलब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी ने फोर्स लगाई। तो वो फोर्स कहाँ से आई वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी को दूसरे तरीके से करें, टेबल के दूसरी साइड से आप अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएं, पुश किया, फिर से ये मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, तो ये भी आगे चल के रुक गई। तो वो क्यों रुकी? इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से एक फोर्स मिली। तो यही फोर्स जो है ये हमारी फ्रिक्शन है। यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है ये। तो ये फ्रिक्शन जो है ये फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है, चीज को रोकने का काम करती है। मोशन हमारा यहाँ राइट डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड हमारी ये फ्रिक्शन लगी। इसी तरह से यहाँ जब आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश किया, यहाँ पर हमारा मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर राइट साइड में फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको अपोज कर रहा है। तो यहीं से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, मोशन को रोकने का काम करता है, चलती हुई चीज को रोकने का काम करता है। और ये लग कब रहा है? जब ये बुक एक टेबल पे रखी हुई है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि जब दो चीजें कांटेक्ट में होती हैं तब ये फ्रिक्शन लगता है। तो यही यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है। जो भी फोर्स हम लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की फोर्स लगती है, जिस वजह से वो मोशन को अपोज करती है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, फ्रिक्शन पर अपना असर डालते हैं, वो हमने यहाँ पर चेक करना है। उसके लिए आप इस तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में दी है। इसमें एक ब्रिक ली है, ईंट, और उसको एक थ्रेड से बांधकर उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी साइड। पुल करने के लिए यहाँ पर उसको साथ में एक स्प्रिंग बैलेंस से अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? स्प्रिंग बैलेंस एक इस तरह का ये बैलेंस होता है, वेट नापने के काम आता है ये। इसमें अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है और यहाँ पर ये स्केल है जिसमें हम वेट देख सकते हैं। कोई भी वेट जिसका नापना है उस चीज़ को हम यहाँ पर लटकाते हैं और वेट यहाँ पर स्केल में नजर आ जाता है। ये जो यहाँ पर पॉइंटर है, ये जिस जगह पर पहुंचेगा वहां पर आप उसका वेट देख सकते हैं। अगर यहाँ पर है जैसे, तो यहाँ पर ये 40 लिखा है, तो उसका वेट 40 ग्राम हो गया, ये ग्राम्स में है। तो यहाँ पर हम वेट चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यही स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पर हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब इसको जब आप पुल करेंगे, पीछे अपनी तरफ खींचेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस में नजर आएगा। अगर आपके पास स्प्रिंग बैलेंस ना हो तो आप वैसे ही इसको
खींच कर देख सकते हैं, आपको अपने आप ही फोर्स महसूस होगी कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यही फिर सेम काम एक बार फिर करें। एक बार आपने इसी तरह से खींच के देख लिया, एक बार ये करें कि इसको पॉलीथीन से रैप कर दें, इसको ब्रिक को। तो ब्रिक को जब आप पॉलीथीन से रैप कर देंगे, उसके बाद आप खींचेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको अब कम फोर्स लगानी पड़ रही है, कम जोर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सरफेस पर डिपेंड करता है। सरफेस पर डिपेंड करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें कितनी फोर्स लगानी है वो सरफेस पर डिपेंड करती है। इसको चलाने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी है वो इसके सरफेस पर डिपेंड कर रही है। पॉलीथीन से क्या हुआ कि पॉलीथीन से ये स्मूथ हो गया। ब्रिक जो थी रफ थी, फर्श के ऊपर आपने रखी है, तो वो उसमें खींचना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। लेकिन जब आप इसको पॉलीथीन से रैप कर देते हैं, पॉलीथीन एक स्मूथ सरफेस बना देती है इसके लिए, तो इसको मूव कराना इजी हो जाता है, कम फोर्स लगानी पड़ती है। स्प्रिंग बैलेंस का यूज करें तो वो फोर्स आप यहाँ इसमें पॉइंटर में देख सकते हैं कहां पर इसकी आ रही है, तो वो आप देखेंगे कि वो कम है। इसी तरह से एक और एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं सरफेसेस की, कि हम सरफेस किस तरह से असर डालता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर। तो यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। आप कोई भी बुक या कोई बोर्ड इस तरह से आप इंक्लाइंड करके रखें एक एंगल पर, और उसमें यहाँ पर एक सेल यूज कर रहे हैं। ये सेल आप रोल करें, ऊपर से यहाँ से छोड़ें, तो आप देखेंगे कि वो कितनी दूर जा रहा है। वो यहाँ पर इतना दूर दिखाया है, लेकिन वही सेम काम, सेम वही इंक्लिनेशन रखी है, उतने ही एंगल पर फिर से ये रखा हुआ है बोर्ड, लेकिन सामने यहाँ नीचे एक क्लॉथ रख दिया, कपड़ा रख दिया। अब देखें तो ये सेल जो है वो उतने डिस्टेंस तक नहीं गया जितना पहले गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टेबल जो है उसका सरफेस स्मूथ था, तो वो ज्यादा दूर गया। अब यहाँ क्लॉथ रखा है तो उसका सरफेस उतना स्मूथ नहीं है, अब रफ सरफेस है यहाँ पर, तो इसलिए ये डिस्टेंस कम हो गया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो सरफेस पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस स्मूथ है तो वो ज्यादा दूर तक जाती है चीज, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पर कम लग रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लो है, लो फ्रिक्शन है। और यहाँ पर जब ये रफ सरफेस है तो यहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा हाई हो गया, हाई फ्रिक्शन है यहाँ पर। तो स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है और रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये फैक्टर हमें पता लगता है कि रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा है। और ये ऐसा क्यों होता है, उसको आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएं, नजदीक से देखें उसको माइक्रोस्कोप से, तो आपको पता लगेगा कोई भी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं। तो वो सरफेस की इरेगुलरिटीज यहाँ पर ये दिखाई हैं। ये बुक और ये टेबल दिखाए हैं, दो सरफेसेस हैं। नीचे ये टेबल के सरफेस की इरेगुलरिटी है, ऊपर ये ब्लू कलर में जो है ये बुक के सरफेस की। तो कोई भी सरफेस है जब आप नजदीक से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें इरेगुलरिटीज हैं, बम्प्स हैं उसमें इस तरह से ऊंचे नीचे। तो इस वजह से दो सरफेस जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो वो एक दूसरे की जो इरेगुलरिटीज हैं इसमें लॉक होते हैं। तो इस वजह से वो मोशन अपोज होता है और इसी वजह से ये फ्रिक्शन की फोर्स क्रिएट होती है, जनरेट होती है। और इसी को अगर हम कम कर लें, जैसे स्मूथ सरफेस हमने लिया, जितना स्मूथ लेंगे उसमें ये इरेगुलरिटीज उतनी कम होगी, इसलिए वो इंटरलॉकिंग कम होगी और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसी की एक और एक्टिविटी हम ये करके देख सकते हैं। आप किसी भी बॉक्स को, किसी हैवी बॉक्स को जब पुश करते हैं तो आप देखते हैं कि उसको मूव कराने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन जब वो चलने लग पड़ता है, फोर्स लगाई आपने, लेकिन जब वो मूव करना शुरू हो गया, वो मोशन में आ गया, तो आपको उतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती है। तो शुरू में आपको इसको चलाने के लिए थोड़ी ज्यादा फोर्स चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। जब ये रुका हुआ था, स्टेट ऑफ रेस्ट में था, वहां से स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए इसमें थोड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन एक बार मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो शुरू में जो इसमें फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन इसको रोकने का काम कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं जिससे इसका मोशन आगे की तरफ हो रहा है यहाँ पर। तो इस स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है, और फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन जब एक बार ये मूव करना शुरू हो जाता है उसके बाद आप महसूस करोगे कि आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है। तो पहले जो आपको फोर्स लगानी पड़ी ज्यादा इसको चलाने के लिए, वो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का मेजरमेंट देती है यहाँ पर, तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट।
तो रेस्ट से मूव करना जब स्टार्ट करता है उस वक्त के जब हमें जो फोर्स लगानी पड़ती है वही स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो चीज रुकी हुई है, उसको चलाने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ी वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और वो थोड़ा ज्यादा होता है। किससे? जब ये चलना शुरू कर जाती है उस वक्त जो फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जब चीज चल रही है उसको सेम स्पीड से चला के रखना है आपने, तो उस वक्त जो आपको फोर्स लगानी पड़ रही है तो वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये स्लाइटली कम होता है, हल्का सा ये कम होता है। तो ये यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आ गए, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चीज रुकी हुई है, उसको चलाने के लिए आप जितने फोर्स लगा रहे हैं, जितना पुल कर रहे हैं उसको, वो जो फोर्स है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और जो फोर्स आप उस वक्त लगा रहे हैं जब चीज चल रही है उसको लगातार चलाए रखने के लिए, सेम स्पीड से चलाए रखने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है, स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, या आप एक्टिविटी करके देखेंगे तो अच्छे से रहेगा दिमाग में आपके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। नेसेसरी मतलब जरूरी भी है, इविल मतलब बुराई भी है, नुकसान भी है इसका। तो इसको भी आप आसानी से यहाँ पर महसूस करेंगे कि फ्रिक्शन जरूरी भी है हमारे लिए, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं, हार्म्स भी हैं इसके। क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आप अगर एक बात करें, कुल्हड़ आपने सुना होगा, अर्थन पॉट, मिट्टी का अगर आपके पास ग्लास है और एक कांच का ग्लास है, किसको पकड़ना ज्यादा आसान होता है? तो आप देखेंगे वो जो कुल्हड़ है, मिट्टी का ग्लास है, उसको आप आसानी से होल्ड करके रख सकते हैं अपने हाथ में, क्योंकि उसका सरफेस रफ है। और ग्लास जो कांच का है उसको आप हाथ में पकड़ के रखना, उसके लिए थोड़ा अच्छे से ग्रिप बनानी पड़ती है, क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ है, और साथ में वो थोड़ा सा ग्रीसी हो, ऑयल लगा हो अगर उसमें बाहर कांच के ग्लास में, तो वो हाथ से फिसल भी जाता है कई बार। तो वो क्यों फिसल रहा है? क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ है, ऊपर से उसमें ऑयल लग गया तो उससे वो और स्मूथ बन जाता है, तो जिस वजह से उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से उसको होल्ड करना मुश्किल है। तो फ्रिक्शन जो है चीजों को होल्ड करने के काम आता है। इसी तरह से हम जो राइटिंग करते हैं, राइटिंग के लिए भी फ्रिक्शन यूज होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम लिख भी नहीं पाएंगे, वी कैन नॉट राइट। तो राइट करने के लिए अगर हम नोटबुक पे पेन से राइट कर रहे हैं, चाहे चौक से बोर्ड पर राइट कर रहे हैं, तो राइटिंग के लिए भी हमें फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी चौक बोर्ड पर नहीं चिपकेगी, उसके साथ स्टिक नहीं करेगी, और उस वजह से आप लिख नहीं पाएंगे। इसी तरह से आप पेपर पर पेन से लिख रहे हैं तो वो इंक जो है पेपर पे स्टिक नहीं करेगी, चिपकेगी नहीं, तो आप लिख नहीं पाएंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पर ये दिया हुआ है, फिक्सिंग अ नेल। जब नेल को आप फिक्स करते हैं, कील को हथौड़े से मारते हैं दीवार में, तो वो दीवार में फिक्स हो जाती है। तो वो फिक्स क्यों हो जाती है? वो उस पर आप काफी ज्यादा फोर्स लगाओ, पुल करो उसको, तो भी वो निकलती नहीं है, क्योंकि दीवार और कील जो है आपकी नेल, इसके बीच फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि वो उसको होल्ड करके रखता है वहां पर। अगर वो फ्रिक्शन ना होता तो ये आसानी से स्लिप करके अंदर भी चली जाती है, और आप आसानी से पुल करते हैं इसको तो ये बाहर भी निकल जाती है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए इस तरह से जरूरी है, राइटिंग के लिए जरूरी है, चीजों को होल्ड करने के लिए जरूरी है, आप वॉल पे नेल फिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नेसेसरी है, लेकिन ये ईविल भी है, इसके नुकसान भी हैं काफी ज्यादा। क्या नुकसान है? फ्रिक्शन की वजह से चलते तो हैं हम, चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन कम हो तो हम फिसल जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से हमारे शू सोल वियर आउट हो जाते हैं, जूता जो हमारा घिस जाता है। अगर फ्रिक्शन कम हो तो ये घिसेंगे नहीं, लेकिन कम हो जाए काफी ज्यादा तो फिर ये हमें चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। शू सोल घिसना ये इसका नुकसान है। इसी तरह से ये बहुत सारी चीजों को वियर आउट कर देती है, स्क्रूज हो गए, बॉल बियरिंग, सोल्स शूज के हमने बात की, आप स्टेयर केस दे सकते हैं, सीढ़ियाँ, फुट ओवर ब्रिजेस वगैरह देख सकते हैं, उसमें भी आप देखें जो चलते रहते हैं तो फुट स्टेप्स से वो घिस जाते हैं। तो ये सभी इसकी इविल की एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इसका एक और फायदा भी देख सकते हैं यहाँ पर, मैच स्टिक जो है आप जलाते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए आप इस तरह से स्टिक लेते हैं, मैच स्टिक, और उसको मैच बॉक्स के ऊपर रब करते हैं। जब आप रब करते हैं तो वो उसमें हीट जनरेट होती है, जिससे वो जलना शुरू करती है। अपने आप हाथों को रब करके देख सकते हैं आप लोग,
अपने हाथों को जब आप रब करें, रगड़ें एक दूसरे में, तो हीट जनरेट होती है, हाथ गर्म हो जाते हैं। तो सेम वही यहाँ पर होता है कि जब आप फ्रिक्शन जहाँ भी जनरेट होता है, मोशन होता है, तो उससे हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से मैच स्टिक जो है हमारी वो जलती है। तो मैच स्टिक लाइट करना वो फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन का एक यूज है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं कि मशीन्स वगैरह में भी यही चीज होती है, उससे हीट जनरेट होती है, मशीनें गर्म हो जाती हैं, मशीनें लगातार आप काम करते रहे किसी भी मशीन पर तो वो उसमें हीट जनरेट होती है, उस वजह से उसमें एनर्जी की वेस्टेज होती है। तो ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, हीट जनरेट होती है, इससे वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, साथ में वियर आउट हो जाते हैं, वो घिस जाती हैं। तो ये भी हमने बात की। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है इसके काफी सारे फायदे भी हैं, ये कई जगह हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन कई जगह ये ईविल का काम करता है, नुकसान होता है इससे। तो यही देखना है हमें कि जहां पर इसे नुकसान करता है वहां पर हमें फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा, जहां पर इसको बढ़ाने की जरूरत है वहां इसे बढ़ाना भी पड़ेगा। तो वही नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज या रिड्यूस कैसे किया जाए। तो इंक्रीज करने की कहाँ जरूरत है, जहां हमें अच्छी ग्रिप चाहिए, अच्छे से हम होल्ड कर पाए चीजों को, वहां पर फ्रिक्शन हमें ज्यादा चाहिए। जहां पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, जहां पर उससे नुकसान हो रहा है, वहां पर हमें उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या मेथड्स हैं उसके, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि शू सोल जो होते हैं आपके, उसमें ग्रूव्स होते हैं, गैप्स बने होते हैं। उससे क्या होता है कि सरफेस और ज्यादा रफ हो जाता है, उसमें इरेगुलरिटीज आती हैं और उससे फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। टायर्स देखें, टायर्स में भी ये थ्रेडिंग होती है, इसमें ये ग्रूव्स बने होते हैं, इससे ये सरफेस रफ हो जाता है। जितना रफ सरफेस उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ये आसानी से रोड पर चल पाएगा हमारा व्हीकल। इसी तरह से आप एथलीट्स के जो शूज होते हैं उनको देखें, स्पोर्ट्स पर्सन्स के शूज जो होते हैं उसमें नीचे नेल्स की तरह होते हैं, स्पाइक्स कहते हैं, शूज में स्पाइक्स होते हैं, नुकीले होते हैं नीचे से। तो वो क्यों होते हैं, ताकि वो फील्ड में ग्रिप आसानी से बना सकें, ताकि वो जब रन करें, दौड़ें, तो उनको आसानी से ग्रिप मिल पाए जमीन से, अर्थ से, और वो तेजी से भाग पाए, स्लिप ना करें। तो इसके लिए स्पाइक्स भी वहां पर फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा आता है फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें। तो उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर ये दिया हुआ है जो आप सभी ने करके देखा होगा कि हम जब कैरम खेलते हैं तो उसमें पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। तो पाउडर क्यों स्प्रिंकल करते हैं, ताकि इसमें जो कॉइन्स हैं वो दूर तक स्लिप करते हुए जाएं। तो फ्रिक्शन को हम यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो आसानी से स्लिप कर रहे हैं कैरम के कॉइन्स। तो उसके लिए पाउडर डालते हैं। इसी तरह से आप मशीन्स की बात करें, मशीन में ऑयल डालते हैं। तो ऑयल भी क्या करता है, सरफेस को स्मूथ कर देता है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इस तरह के मटेरियल्स जो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, इन्हें हम कहते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। तो ल्यूब्रिकेंट्स हम ऑयल, पाउडर जो भी यूज कर रहे हैं, ये सारे ल्यूब्रिकेंट्स हैं। ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या करता है ल्यूब्रिकेंट, वो यहाँ पर दिखाया है कि हमारे पास ये दो सरफेस हैं, ब्राउन एंड ये ब्लू, इनमें इरेगुलरिटीज हैं, जिसकी वजह से ये बीच में एक दूसरे के साथ लॉक होते हैं और उस वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है इन इरेगुलरिटीज की वजह से। लेकिन जब हमने ल्यूब्रिकेंट यूज कर लिया, बीच में पाउडर डाल दिया या फिर कोई ऑयल यूज कर लिया, उससे क्या हुआ कि ये जो इरेगुलरिटीज थी इनको फिल कर देता है ये ल्यूब्रिकेंट, वो बीच में भर दिया इसने इस गैप को। तो इस वजह से एक दूसरे के ऊपर ये आसानी से मूव करते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर मूव करना इजी हो जाता है, इस वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ल्यूब्रिकेंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसके बाद फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक और मेथड है, वो है व्हील्स का यूज करना। व्हील्स जो है वो भी फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सी चीजों में हम व्हील्स का यूज करते हैं। ये बैग का, ट्रॉली बैग का एग्जांपल दिया हुआ है। तो व्हील्स का यूज करने से आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है, आसानी से चीज मूव करती है। तो व्हील्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है। पहले अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, तो अब अगर आप उसमें व्हील्स यूज कर लेंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ वो कम हो जाएगा, सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे वो टच कर रहा है। तो कम जगह कांटेक्ट कर रहा है तो वो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। तो इस तरह के फ्रिक्शन को कहते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। तो वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन।
तो जब भी कोई बॉडी रोल करती है किसी दूसरे सरफेस पर तो जो फ्रिक्शन लगता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसको आप इस तरह से करके देख सकते हैं, कुछ पेंसिल्स या पेन का यूज करके उसके ऊपर आप एक बुक रखें, उसको फिर पुश करेंगे आप तो आप देखेंगे कि ये ज्यादा दूर तक जा रही है। अगर ये पेंसिल पेन यूज ना करें तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो ज्यादा दूर जाने का मतलब है इसमें फ्रिक्शन यहाँ पर कम हो गया। तो ये जो फ्रिक्शन है इसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो हमने 3 तरह के फ्रिक्शन देख लिए। अब सबसे पहले हमने एक स्टैटिक फ्रिक्शन देखा था। स्टैटिक फ्रिक्शन हमने कहा था ये काफी ज्यादा होता है, उसके बाद स्लाइटली कम होता है जब चीज मूव करने लग पड़ती है, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इसको और कम करना है तो हम व्हील्स का यूज कर लें तो ये रोलिंग फ्रिक्शन उससे भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये डिक्रीज होता जा रहा है। हाईएस्ट फ्रिक्शन सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइटली लेस उससे थोड़ा सा कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो चीज जब भी रोल करती है तो क्योंकि कॉन्टैक्ट का एरिया जो है वो कम हो गया, इस वजह से ये काफी कम हो जाता है। ये रोलिंग फ्रिक्शन का यूज हम जहां जहां आप व्हील्स देखते हैं वहां सब जगह करते हैं। यहाँ एक फैन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये फैन को अगर आप अंदर देखें तो उसमें इस तरह की मैकेनिज्म यूज होती है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसे हम बॉल बियरिंग कहते हैं, बॉल बियरिंग्स। तो इसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, यहाँ पर ये दिख रही हैं बॉल्स आपको। 2 ये रिंग है, एक ये है अंदर की साइड एक छोटा रिंग और एक बाहर ये बड़ा वाला रिंग है, और इनके बीच में छोटी छोटी बॉल्स हैं ये मेटल की। तो इन बॉल्स की वजह से इसको मूव करना सर्कुलर मोशन में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इनके बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम बॉल बियरिंग्स का यूज करते हैं, व्हील्स यूज करते हैं, हमारी जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें व्हील्स का यूज करते हैं, ये सब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद एक और टाइप का फ्रिक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या चीज होती है? फ्लूइड होती हैं लिक्विड एंड गैसेस, ये आपने ध्यान रखना है। लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड्स या गैसेस की वजह से जो भी फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप किसी व्हीकल में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक में बैठे हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपको हवा का रेजिस्टेंस लग रहा है, एयर जो है आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। तो उस वक्त जो ये फोर्स लग रही है, इस तरह की फोर्स भी ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है, इसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस जो है। तो ये फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसान करता है जब आप हाई स्पीड की बात करते हैं। जैसे एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड से चलता है, तो उस पर ये एयर का फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है इसे ही हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, और इसी को हम एक नया नाम भी दे देते हैं, ड्रैग। एयर फ्रिक्शन जो है उसको हम ड्रैग भी कह देते हैं। तो इस ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, आप एरोप्लेन की शेप आगे से इस तरह से रखते हैं, पॉइंटेड। इससे क्या होता है कि ये जो एयर है उसको आगे पास होने के लिए जगह मिल जाती है। इस तरह से वो कट के कुछ पार्ट उसका ऊपर से कुछ उसका नीचे से निकल जाता है। ये इंस्पायर्ड है हम लोग इसके लिए बर्ड्स की शेप से। तो बर्ड्स की शेप में ही प्लेन्स बनाए जाते हैं, जितने भी स्पेस शिप्स हों, प्लेन्स हों, वो इसी शेप में बनाए जाते हैं ताकि एयर का रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो इस तरह से करने से एयर जो है वो डायरेक्टली उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा पाती है। तो इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ये जो शेप बनी आगे से नुकीली इस तरह से, वो इसको कहते हैं हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी या स्ट्रीमलाइंड शेप। तो स्ट्रीमलाइंड शेप रखने से ये जो ड्रैग है वो कम हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, पार्ट्स में ये एयर अलग अलग साइड से निकल जा रही है। तो इस तरह से हम फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही था इस चैप्टर में। यहाँ पर हमने जितना भी सीखा वो सब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, व्हाट यू हैव लर्नड। इनको आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने किन किन चीज़ों की बात की है। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, यहीं से आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। इनको आप खुद करके देखें आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इनको पेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।